हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। और आज हम लोग देखिए कि है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो अपना टॉपिक है वो देखिए कौन सा है। और अपना जो टॉपिक है वो है आज का मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश या मौर्य अंपायर, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस फिर से वही बात जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, इस लेवल पे करेंगे कि जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि यही उठ के आ जाएगा क्वेश्चन। तो भाई इसके आसपास की जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अगले आने वाले एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि आप बोलें कि हाँ ठीक है, जो पढ़ा था वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसी क्लास करते हैं एक बार। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। इंग्लिश वाले इस साइड पढ़ लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका आंसर जो है वह है विष्णुगुप्त। अब ये आंसर है कैसे विष्णुगुप्त इसका, तो एक बार देखते हैं। तो ये देखो, फोटो भी लगाई हुई है यहाँ पे कि ये चाणक्य है। अच्छा, घर में सबने ये जरूर कहानियां सुनी होगी चाणक्य के बारे में। अब यहाँ पर चाणक्य अगर जो दिया रहता ना तो आप लगा देते, लेकिन बस आपको ये नहीं पता था कि चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, उसने जो अपना सिंहासन पाया या राजा बना, वो किसकी सहायता से बना? वो विष्णुगुप्त या कौटिल्य, है ना, या चाणक्य की सहायता से वो राजा बना था। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। वन सेकेंड। ये चाणक्य, देखिए चाणक्य जो है उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था ऋषि चड़क। ऋषि चड़क के चाणक्य पुत्र थे। और इनके जो दूसरे नाम आपको मिलते हैं वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी हैं। हालांकि पुराणों में जो है चाणक्य, इनको देखिए क्या कहा गया है, द्विज द्विजर्षभ बोला गया है, या द्विजर्षभ जो है उसको बोलते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। और चाणक्य या कौटिल्य, इनका नाम देखिए फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र देखिए जो है, इस किताब को सुन के आपको आपको लगेगा कि ये इकोनॉमी की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है, अगर जो ये क्वेश्चन आ जाए, जो कि आया भी है, ये जो पॉलिटिक्स की बुक है, राजनीति शास्त्र की बुक है, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र है, इसकी भाषा पूछा जाए तो वो कौन सी है? संस्कृत है। लगभग 6000 यहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं। और मेनली जो है मौर्य जो प्रशासन है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ठीक है, हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, है ना, और श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये ऐसे नाम भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए ये है क्या। तो इसकी जो कहानी है वो क्या है, मैंने स्लाइड पे जो है आपके लिए लगा रखा है। तो पहले देखिए इसकी कहानी क्या है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, उसका आंसर तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमको पता है कि इंडिया है भाई, ठीक है। और सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा। तो सिकंदर जो है मकदूनिया, है ना, सिकंदर कहाँ का था? तो मकदूनिया। और मकदूनिया का जो शासक है वो सिकंदर था, है ना, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और सिकंदर जो है वो फिलिप का पुत्र था। और जो सिकंदर है उसके जो गुरु हैं वो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। तो अरस्तु का शिष्य, फिलिप का पुत्र सिकंदर, मकदूनिया का शासक। उस वो क्या करता है कि वो अरब, ईरान, इराक वो सब जीत करके जो है भारत की नॉर्थ वेस्ट जो सीमा है वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। और इंडिया में भी वो जो है नॉर्थ वेस्ट सीमा पर आपने सुना होगा कि उसकी लड़ाई पोरस से हुई। और अपने यहाँ पर जो व्यास नदी बहती है ना, वो यहाँ तक आया, हालांकि उसके बाद लौट गया, ठीक है। लौट इसलिए गया क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए जो है शासन था वो नंद वंश का शासन था। और उसके जो सैनिक थे वो भी बहुत थक गए थे, तो वो लौट गया। और सिकंदर जो है, हाँ, इंडिया से लौट गया, मतलब विश्व विजय का जो उसका सपना है वो अधूरा रह गया। और उसके बाद सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 बीसी, 323 बीसी में हो जाती है। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद देखिए क्या है कि उसका जो साम्राज्य है, उसके गवर्नर्स जो होते हैं, उसके जो राज्यपाल होते हैं, उनके बीच में साम्राज्य उसका बांट दिया जाता है। और जो इंडिया जो है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है, इस साइड जो है, इस साइड वाला क्षेत्र मिला सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस जो निकेटर है वो भी क्या था, वो भी जो है सिकंदर का गवर्नर था।
अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि चलो भाई सिकंदर तो नहीं जीत पाया और मैं ही क्या करता हूँ, इंडिया को जीत लेता हूँ। इंडिया पर या भारत पर इस समय जो शासक हुआ करता था या शासन हुआ करता था वो किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है और इसमें जो विजय होती है वो किसकी होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। अब सीधी सी बात है, अगर जो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई है, सेल्यूकस निकेटर अगर जो हार गया है तो उसको इसका हर जाना भी कुछ भुगतना पड़ेगा। और ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध, तो वर्ष कौन सा है, 305 ईस्वी है। परिणाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहे। विजय का प्रभाव, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ये बात। और उसके बाद बहुत सारे ये देखिए एरियाज लिखे हैं, क्षेत्र लिखे हैं, उनको जो है ये जो निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर है, इसने सौंप दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक खास बात ये, इससे क्वेश्चन आते हैं कि उसने जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा कहाँ पर, मौर्य दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। तो अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इसके दरबार में जो मेगास्थनीज आया था, है ना, उसको किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य है कि दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है ना, इंग्लिश वाले इस साइड से पढ़ लेंगे एसएससी सीजीएल का। तो भाई किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और ये देखिए मेगास्थनीज, है ना। तो ये जो राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज की खास बात ये है, ये जब इंडिया आया तो इसने इंडिया के लोगों को देखा और यहाँ पर एक उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, बहुत फेमस है। उससे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, स्टेट जो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिका। और इंडिका जो बुक लिखी उसमें उसने बहुत कुछ बताया है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी बात हम लोग अभी करेंगे यहाँ पर, है ना। तो मेगास्थनीज आया, हालांकि इन सब बातों का आप लोग जो है, जैसे मेगास्थनीज है, अच्छा आपने कभी एक गाना सुना है, कौन सा, कि इब्न बतूता बगल में जूता, है ना, और करता है चुर, ऐसे करके एक गाना आया है ना, इस क्या मूवी का। अब देखो इब्न बतूता वो है कौन, अब आप लोगों ने ये तो ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। तो इब्न बतूता फॉरेन ट्रेवलर्स है, यात्रा करने के लिए इंडिया में आया इब्न बतूता, और उसने भी जो है इंडिया पर किताब लिखी है। तो ऐसे ही मेगास्थनीज ने भी क्या किया है, इंडिया पर जो है किताब लिखी है, इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, देखिए वही बात आ गई इंडिका। और इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है, या भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है, तो इसका आंसर मैं अभी दे देता हूं भाई 7। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको समझ भी लेते हैं, है ना। तो समझ क्या लेते हैं, तो इसका आंसर तो 7 है। एक बार देखते हैं आगे। तो मेगास्थनीज द्वारा वर्णन क्या किया गया है, नगर प्रशासन का वर्णन किया गया। ध्यान देना, इसमें ये जो पॉइंट लिखे हैं ये यूपीएससी के आईएएस वाले पेपर में भी आ चुके हैं, और जो स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होते हैं, जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं, उनमें भी आ चुके हैं, एसएससी सीजीएल में भी आ चुके हैं। हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन अभी एक ही लगाया आपके सामने। तो मेगास्थनीज द्वारा देखिए वर्णन क्या किया गया कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मतलब टोटल 6 समितियां थी और हर एक समिति में 5-5 सदस्य थे, तो टोटल कितने हो गए, 30 सदस्य। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। जो तीसरी वाली समिति थी जनगणना का हिसाब रखती थी, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में कि जनगणना का हिसाब कौन सी समिति, तो तीसरी समिति करती थी। ये मेगास्थनीज लिख के जा रहा है इंडिका में। छठी समिति क्या करती थी, बिक्री कर वसूलती थी, और करों की चोरी पर मृत्युदंड का भी प्रावधान था। नगर के जो पदाधिकारी होते थे उनका नाम उसने बताया है एस्टिनोमोई, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसने कहा कि भारतीय समाज 7 वर्गों या 7 श्रेणियों में विभाजित था, और उसमें दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे, मंत्री एवं उपदेशक थे। ये भी कहता है कि दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था, मतलब उसने कहा कि दास वास इंडिया में नहीं थे। और उसने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो ये बातें इंडिका में उसने बताई हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसीलिए क्या हो जाता है कि उसने कितनी श्रेणियों में जो है यहाँ के वर्गों को बांटा है, 7 श्रेणियों में। ठीक है, आगे को हम लोग चलते हैं। यही बात इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था, इंग्लिश वाले इस साइड से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसका वंश कौन सा था, शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, कौन सा वंश था। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर देखिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त के बाद जो है उसका बेटा कौन शासक बना, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद शासक कौन बना, अशोक शासक बना है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अशोक के बाद कई सारे राजा बनते हैं, और अंतिम जो राजा है मौर्य साम्राज्य का वो था बृहद्रथ। और जो बृहद्रथ है
इसके जो सेनापति है, बृहद्रथ का जो सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग, और सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, और इसी वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और एक नया जो है वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश। शुंग वंश का टाइम पीरियड ये मैंने इधर लिख दिया हुआ है 184 बीसी से 75 बीसी तक, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पुष्यमित्र शुंग हैं इन्हीं के पुरोहित थे कौन, पतंजलि, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसका मतलब शुंग वंश उसका सही आंसर होगा। तो शुंग वंश, ठीक। हालांकि अगर जो यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बताऊं कि वो ट्रिक ऐसे है कि शुंग वंश की आपको पता करना है कि स्थापना किसने की, तो शुंग को ऐसे बना सकते हो सूंघो, है ना, और सूंघो, ठीक है। सूंघता क्या है, पुष्प ही तो सूंघा जाता है, तो सूंघो पुष्प, तो पुष्यमित्र शुंग, ऐसे याद आ जाएगा। कन्नव, अच्छा कन्नव, कन्नव से हम लोग ये एक बना सकते हैं, कन्नव या कंठ, कन्नव या कंठ। अब कंठ में हमको पता है कि भगवान वास करते हैं, तो भगवान वास करते हैं, देव वास करते हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं कन्नव वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। सातवाहन, अच्छा किसी के पास अगर जो 7 वाहन है तो यहाँ से याद कर लो, 7 वाहन हैं भैया, इतना संभालते हो तो आपको 7 सिम भी रखनी पड़ेंगी, 7 सिम भी रखनी पड़ेंगी, तो सिम से बना लो सिमुख। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव, और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं और देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो कौन विद्वान था जिसने अशोक के अभिलेखों को समझा है, तो देखिए भाई, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन सा था, जेम्स प्रिंसेप था, ये था। ये तो सब लोग इसके बारे में जानते हैं, एनसीईआरटी किताबों में भी दिया है। और अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इनका नाम देखिए फेमस क्यों है, तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है आर्कियोलॉजी वाला, तो उसके जो जनक हैं अगर जो पूछा जाए तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। और इसका आंसर सही आएगा जेम्स प्रिंसेप, और ये फोटो लगी है जेम्स प्रिंसेप की, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या है कि में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी या लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो लायन कैपिटल के नाम से किसको जाना जाता है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर पहले देता हूं, उसके बाद में इसके बारे में हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। सारनाथ, ठीक। अब ये जो सारनाथ है क्यों है, तो देखिए जरा, पहली बात तो सारनाथ है कहाँ पर, तो सारनाथ ये रहा, ये यूपी में है, ठीक है। ये बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस यहाँ पर मैप में लगाए गए हैं, है ना। तो जैसे कि बोध गया है जहाँ पर बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और सारनाथ ये रहा। हालांकि और भी कोई प्लेसेस है, हाँ, तो सांची, सांची भी देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है। तो सांची देखिए कहाँ पर है, ये एमपी में है, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैप आप देख लेना, बुद्ध प्लेसेस हैं। अब देखिए अशोक, देखिए अशोक के बारे में कुछ पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अशोक ने क्या किए कि पहली बार जो है वो अभिलेखों के माध्यम से उसने अपनी प्रजा को संबोधित किया, और उसने जो है बड़े बड़े पत्थरों पर अपने अभिलेख लिखवाए जिनको शिलालेख बोलते हैं। उसने जो स्तंभ या पिलर पर अभिलेख लिखवाए जिनको हम पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ अभिलेख बोलते हैं, और गुफाओं में भी उसके जो लेख पाए जाते हैं जिनको गुहालेख बोलते हैं। इसका मतलब ये 3 टाइप के जो है अभिलेख अशोक के समय के हमको मिलते हैं। अब देखिए खास बात क्या है, तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो हालांकि देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका ही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और आपको डायरेक्ट एग्जाम में फ़ायदा हो, ठीक है। डीप में हम लोग ये जो स्टडी करेंगे सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, वो पूरी जो फुल हिस्ट्री वाली वीडियो जाएंगी उसमें। अभी देखिए जो वृहद स्तंभ है, स्तंभ लेख 2 टाइप के हैं, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख होते क्या हैं, तो ऐसे देखिए कि खंबा है और इस खंबे पर 7 पॉइंट लिखे गए हैं, 7 लेख हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको बोलेंगे क्योंकि 7 पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, वृहद स्तंभ बोलेंगे। और ये जो खंबे हैं ये 6 स्थानों पर, 7 पॉइंट लिखे हुए जो खंबे हैं वो 6 स्थानों पर मिले हैं, है ना, वृहद स्तंभ लेख। उसके बाद कुछ इसके जो ऐसे स्तंभ हैं, ऐसे खंबे हैं जहां पर पूरे 7 पॉइंट नहीं है, कुछ कम पॉइंट लिखे गए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, लघु स्तंभ बोलेंगे। और लघु स्तंभ लेख जो है अशोक के कहां पर मिले हैं, 5 स्थानों से मिले हैं। अभी हम लोग स्तंभ लेख की ही बात करते हैं, जो शिला लेख है उसकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मतलब इसकी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, स्तंभ लेख की, ठीक है।
अब देखिए क्या है, अब देखिए ये जो उसके जो स्तंभ लेख हैं या शिला लेख हैं वो देखिए क्या है कि ऐसे मिले हैं। एक बार नज़र डाल लीजिए, ये ऐसे स्तंभ वो बनवाता था अशोक, और उसके बाद इसके ऊपर जो है पशु वगैरह की मूर्ति होती थी, और ये देखिए अभिलेख लिखा हुआ है। तो एक बार इसके बारे में देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं कि अशोक देखिए क्या है कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं या पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं कहाँ कहाँ देखो मिले हैं। एक तो देखो प्लेस है ये संकिसा, संकिसा, उसके बाद सांची, उसके बाद सारनाथ, वैशाली, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर संकिसा से जो उसका पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है उसके ऊपर जो किस पशु की मूर्ति है ये आपसे पूछेगा, तो किसकी है, हाथी की है। उसके बाद सांची जो है ना, वहां से 4 शेर हैं, 3 दिख रहे होंगे, एक इसके पीछे है। उसके बाद सारनाथ जो है, यहाँ पर भी 4 शेर हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो देखो नेशनल सिंबल है, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, नेशनल जो एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें 4 शेर हैं, हमको पता है। तो 4 शेर तो हैं, लेकिन याद रखना कि सारनाथ वाले 4 शेर हैं। क्यों सारनाथ वाले 4 शेर हैं? तो भाई देखो ये 4 शेर हैं और इसके नीचे दो देखो कि वो चक्र भी बना हुआ है ना, अशोक ने चक्र भी बनवाया है। तो इस वजह से ये वाला जो सारनाथ वाले 4 शेर हैं, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ना कि सांची वाले 4 शेर। ठीक है। और उसके बाद देखो वैशाली, तो वैशाली में जो पिलर मिला है उस पर 1 शेर है। रामपुरवा, रामपुरवा में जो अभिलेख मिला है उस पर बैल है। और लौरिया नंदनगढ़ जो है उससे जो मिला है उस पर भी क्या है, उस पर भी शेर है। तो ये चीजें ध्यान देंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए सारनाथ, सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सारनाथ देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां पर एक तो बौद्ध स्तूप या चौखंडी स्तूप जिसको बोलते हैं, धमेक स्तूप है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और अशोक का सारनाथ वाला स्तंभ मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 रीजन से सारनाथ हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। और गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने अगर जो आपसे पूछा जाए कि भाई पहला जो है स्पीच कहाँ पर दिया था, उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उसके बारे में भी आपको पता है। ठीक है, ये रहा चौखंडी स्तूप, है ना। तो चौखंडी स्तूप मैंने आपको इमेज लगा दी जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर बैठ जाएं। तो ये चौखंडी स्तूप है। उसके बाद देखिए ये अपना नेशनल एम्बलम है, ये 4 शेर है, ये कौन से वाले हैं याद रखना, ये सारनाथ वाला जो है स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति है वो है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के नीचे ये जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए हमको पता है कि हमारे यहाँ पर वेद लिखे गए, हमको पता है 4 वेद हैं, है ना। ऋग्वेद है, ठीक है, और कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो वेद होते हैं, वेदों के सबसे जो अंतिम पार्ट माने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। तो एक उपनिषद है मुंडक, ये ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद। ये क्यों ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मुंडक उपनिषद है, इस मुंडक उपनिषद में ये जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अपना जो नेशनल एम्बलम है वहां पर जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि मुंडक उपनिषद जो है वो किस वेद का उपनिषद है, भाई किस वेद का उपनिषद है। तो ये ध्यान देना, ये किस वेद का है, अथर्ववेद। ठीक है, किस वेद का है, अथर्ववेद का है, ये ध्यान देना। तो पहला वाला क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं हमने टिक किया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारनाथ हमने टिक किया था, 1 सेकेंड और हाँ आ गया। तो ये सारनाथ, ठीक है, ये हमने टिक कर लिया है। क्वेश्चन देख लेना, मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अशोक के 4 शेर मिले हैं, सारनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमने बातें कर ली हैं, चौकंडी, दमेक, और हाँ ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे। तो देखो अगर जो इसमें अगर जो ना भी आपको पता होता तो भाई घोड़ा जो है ना, कहाँ गया घुड़सवार। अब घुड़सवार जो है उसको घोड़े को बोलते क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, अश्व है। तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, अश्वाध्यक्ष। ठीक है। अच्छा, रथ लगा है ना, तो रथ जो रथकार होते थे उनका अध्यक्ष कौन था, रथाध्यक्ष था। अच्छा, हस्त, हस्त्याध्यक्ष लिखा है, इसका मतलब हाथी, आपको पता ही है ना, हाथी। तो हाथी जो होते थे, हाथियों वाली जो सेना होती थी उसका अध्यक्ष कौन होता था, हस्त्याध्यक्ष होता था। तो हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार वाले का ये अश्वाध्यक्ष। ठीक है ये। अब बात यह है कि लेकिन दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं अधिकारियों से जुड़े, तो उनको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि दूसरे अगर जो क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। साथ साथ में आप देखिए क्या है
कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो वीडियोज़ हम लोग डालें, उसके लिए जो करियर क्रैक हब प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, है ना। और अगर जो आपको कोई भी अगर जो यहाँ पर डाउट पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। चैनल जो है उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये मैंने जो है अधिकारियों के मेन मेन इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए हैं। और जो कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में उसने क्या किया है कि 18 डिपार्टमेंट्स या 18 जिनको तीर्थ बोला गया है, उन डिपार्टमेंट्स या तीर्थों के अधिकारियों का नाम है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ से वो क्वेश्चन बना देता है, और इतने ज़्यादा हैं तो हमसे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन अगर जो अधिकारियों से आए तो गलत ना हो, ठीक है। देखते हैं, मंत्री या पुरोहित। अब ये देखो, मंत्री या जो पुरोहित होता था, तो मंत्री या पुरोहित, अब पुरोहित है मंत्री है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि चंद्रगुप्त के समय, अच्छा ये लिखा है चंद्रगुप्त के समय जो कौटिल्य थे, मतलब जो चाणक्य थे, इन दोनों पदों पर नियुक्त थे। बिंदुसार के समय प्रारंभ में कौटिल्य एवं इनके बाद खल्लाटक जो है प्रधानमंत्री बना था, है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट लिखा है, इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो अधिकारी या धर्म अधिकारी जो होते थे वो पुरोहित होते थे, ठीक। उसके बाद समाहर्ता। अब समाहर्ता देखिए क्या है, तो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी है। अब देखो, समाहर्ता से एक वर्ड बना लो आप कि समान, क्या, समाहर्ता, है ना। तो समाहर्ता समान राजस्व सबसे वसूल करना है, समान राजस्व, समान टैक्स सबसे वसूल करना है, समाहर्ता समान राजस्व। तो राजस्व आ गया, तो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। अच्छा, सन्निधाता, तो ये सन्निधाता है ना, तो सन्नि से आपको एक वर्ड बन जाएगा सन्नी देओल। ये सिर्फ याद करने के लिए भाई ट्रिक है, देखो। अब अच्छा, सन्नी देओल जो है, और सन्नी देओल से किसी का अगर जो पंगा हो जाता है, तो मूवियों में अगर जो देखोगे तो वो अपने आप को कोसता था, वो अपने आप को क्या करता था, कोसता था। क्यों कोसता था? क्योंकि सन्नी देओल उसकी पिटाई इतनी ज़्यादा कर देता था। तो सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष था या मुख्य कोषाधिकारी था। सेनापति याद करने की बात ही नहीं है, युद्ध विभाग का प्रमुख अधिकारी था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था। प्रदेष्टा, ये याद कर लो आप, प्रदेष्टा क्या है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। अच्छा, प्रदेष्टा फौजदारी। अच्छा, जो फौज होती है, फौज, ठीक, फौज जो है वो क्या करती है, परदेश से हमारी रक्षा करती है, दूसरे देश से हमारी रक्षा करती है। तो परदेश, प्रदेष्टा, फौज, फौजदारी, ऐसे याद कर लेना। नायक, अच्छा नायक क्या होता है, वो सेना का संचालन करता है, उसका नाम ही नायक है ना, उसका नाम है नायक। तो नायक क्या करता था, सेना का संचालन करता था। उसके बाद देखो कर्मांतिक। अच्छा, अगर जो आप कर्म करोगे तब आपके उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, तो उद्योग धंधों का अधिकारी कर्मांतिक। अच्छा, व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब क्या है कि भाई जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामले का मतलब मैरिज है, डिवोर्स है, बच्चे को गोद लेना है, प्रॉपर्टी वाला है, तो ऐसे मामले लोग क्या करते हैं, जनरली जो है व्यवहार से ही निपटा लेते हैं, बातचीत के माध्यम से ही निपटा लेते हैं। तो व्यवहारिक दीवानी न्यायालय था, याद रखना। मंत्री परिषदा अध्यक्ष, तो ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद देखो दंडपाल, तो भाई दंडपाल है ना, तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है ये, ठीक। अंतपाल, अब देखो नाम में ही अंतपाल है ना, अब अगर जो नाम में ही अंतपाल है, तो नाम में अगर जो अंतपाल है, तो सीमावर्ती दुर्गों का, सीमावर्ती दुर्गों, जो दुर्ग ऐसे जो अंत में थे, सीमा पे थे, उनका रक्षक था। दुर्गपाल, तो दुर्ग के भीतर रक्षा करने के लिए ये था दुर्गपाल। नागरिक, नागरिक कौन था, नगर का प्रमुख अधिकारी। उसके बाद देखो प्रशस्ता। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि प्रशस्ति पत्र, ये पढ़ा है कि नहीं, प्रशस्ति पत्र। अब प्रशस्ति पत्र का मतलब, आपने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ी होगी, तो प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है लेख, किसी की बड़ाई में, किसी की तारीफ में जो है चीजों को लिखा जाना, प्रशस्ति पत्र। तो प्रशस्ति पत्र का मतलब लेख, इसका मतलब याद रख लो कि राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना एवं समस्त रिकॉर्ड को लेखबद्ध करना वाला अधिकारी, लेख। दैवारिक, अच्छा दीवार किसकी होती है, तो दीवार राजमहलों की होती है, तो राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। अच्छा, आंतरवशिक, आंतरवशिक देखिए क्या है, आंतरवशिक अंतःपुर का अध्यक्ष। और आटविक, आटविक का मतलब ही क्या होता है, वन होता है, तो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। ये हम लोगों ने क्या किया कि ये ट्रिक से हम लोगों ने इसको याद किया है, ठीक है, ठीक। इसका मतलब अंग रक्षक भी होता है, अंग रक्षक, ध्यान रखना। उसके बाद देखो फिर से आ गया कि समाहर्ता नामक अधिकारी, वही वाला क्वेश्चन आ गया कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था।
व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो राज्य के खजाने को आरक्षित करना, है ना, या कर का निर्धारण करना। तो देखो, राज्य के खजाने का जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कोषणा, कोषणा का मतलब मैंने याद करवाया सन्नी देओल, तो सन्निधाता कहते थे। ये तो समाहर्ता है। समान समान राजस्व वसूल करना, टैक्स वसूल करना, मतलब कर निर्धारण। ठीक है, अभी मैंने आपको याद दिलवाया है। उसके बाद देखो, साम्राज्य में कंटक शोधन, अच्छा ये एक चीज रह गई थी। कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। कहां पर था? तो कंटक शोधन जो न्यायालय था वो कहां पर था? मौर्य साम्राज्य में था। इसको भी आप ध्यान रखना। वो जो देखो 18 अधिकारी मैंने आपको याद करवाए हैं वो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ और वर्ड हैं जिसमें कि कंटक शोधन है। ये जो न्यायालय था कहाँ पर था? मौर्य साम्राज्य में था। तो ये जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं, हालांकि 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन नहीं है। मैंने जो इसके आसपास की चीज़ें आपको बताई हैं उससे लगभग अगर जो आप करना चाहें तो 50 से 60 क्वेश्चन आप उनसे बना लेंगे, या यूं कहूँ कि इससे ज़्यादा ही आपके बन जाएंगे। तो मेरे देखिए पढ़ाने का तरीका ये है, इस पे मत देखिएगा कि सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं और लॉ में 20 जहाँ पर करा रहे हो या 50 करा रहे हो वहाँ पर चले जाओ। ये जो मैंने आपको आसपास की चीज़ें बताई हैं इससे 100-150 क्वेश्चन बनेंगे। वो आपके, इसका मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर से वही बात कि आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करियर क्रैक हब, है ना। और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन लें, यही मेरी दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ।